एपिसोड 13 पेशकश मीरे कारवां। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने आप में नहीं था। उस हसीना ने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर बैठा दिया। मैंने दीवार से टेक लगा ली, वो भी मेरे सामने ही बैठ गई। इस गुफा में घोर तारीकी थी, लेकिन मैं उसे देख सकता था। उसके हसीन और गुदाज बदन का एक एक हदोहाल मुझे नजर आ रहा था। मेरे सामने उसके बैठने का अंदाज ही बड़ा खौफनाक था। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। उसे मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। मेरे अंदर सनसनी की लहरें फैलती चली गईं और खून की गर्दिश तेज होने लगी। दिमाग पर खुमार सा तारी हो रहा था। मैंने सिर्फ एक मर्तबा इस तारीक गुफा से बाहर देखा। गौतम बोश मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह से हरकत करना चाहता था, मगर उसने मुझे बाहों से पकड़ लिया। पहले वो मेरे सामने बैठी थी, अब मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। उसके बदन की हरारत मेरे अंदर आग भर रही थी। उसने एक बाजू मेरी गर्दन के पीछे रखा और दूसरे हाथ से मुझे आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलने लगी। मैं उसकी आगोश में दराज होता चला गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। लगता था मकनातीसी लहरें आंखों के रास्ते मेरे दिल की गहराइयों में उतरती जा रही हों। मैं गहराइयों में डूबे जा रहा था। उसका गरम गरम सांस मेरे होंठों से टकरा रहा था और फिर अचानक ही वो खौफनाक चीख मारकर मेरे ऊपर से उठ गई और पुश के कर पीछे गिरी। वो चीख बहुत ही खौफनाक थी। मेरा तो दिल ही दहल गया। मैंने उठने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। गर्दन घुमा कर देखा तो वो हसीना जमीन पर पड़ी थी और एक औरत उसके सीने पर सवार थी। उसे खूबसूरत लड़की का गला दबोच रखा था और फिर उस हसीना ने भी अपने सीने पर सवार औरत के गले पर हाथ डाल दिया। एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। इन दोनों की होनहार किस्म की गुर्राहटों के अलावा ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही थी जैसे सैकड़ों बदरूहें बैन कर रही हों। मैं अभी तक दूसरी औरत का चेहरा नहीं देख सका था। वो भी नीम भरा ना थी और इस हसीना पर हावी हो रही थी जो मुझे किसी नई दुनिया की सैर कराने जा रही थी। मुझे हमलावर औरत पर गुस्सा भी आ रहा था, जिसने ऐन वक्त पर आकर मुदाहलत करके खेल का रंग ही बिगाड़ दिया था। जब मैंने नीलगिरी को दरियाफ्त किया था तो मुझे वो लम्हात भी याद थे जब उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया था। उसके होंठों का लम्स तो अब भी मुझे याद था। मैं उसके लिए हथरात से टकराता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। वो किसी और हसीना के रूप में मेरे सामने आ गई थी। शायद मुझे अब तक की मेरी खिदमत का सिला देना चाहती थी, लेकिन ये दूसरी औरत, उसने ऐन वक्त पर काम बिगाड़ दिया था। इनमें धींगा मुश्ती जारी रही और दूसरी भारी भरकम औरत उस हसीना पर हावी हो रही थी। उसने हसीना के बाल पकड़ लिए। हसीना के मुंह से खौफनाक चीख निकली। दूसरी औरत उसे बालों से पकड़कर अपने सर के ऊपर इस तरह घुमा रही थी जैसे कोई भरपूर हसीना नहीं, मामूली सी गुड़िया हो। और फिर उसने पूरी कुव्वत से सामने दीवार के साथ पटक दिया। हसीना के मुंह से निकलने वाली चीख पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस चीख की बाज़कश पूरे आकार में गूंज रही थी। वो हसीना दीवार से टकराकर भद से जमीन पर गिरी। हमलावर औरत उसके सीने पर पैर रखकर खड़ी हो गई और फातिहाना अंदाज में चीखने लगी। मैं अब भी उसका चेहरा नहीं देख सका था। हमलावर औरत कुछ देर के बाद हसीना के सीने से उतर गई और फिर उसने बैठकर एक बार फिर हसीना के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगी। ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि जमीन पर पड़ी हुई हसीना का बदन सिमटने लगा और उसके साथ ही उसकी हैयत बदलती चली गई। वो सियारन की बिल्ली थी। लंबे बालों वाली ऐसी बिल्लियां मैंने थाईलैंड में बकसरा देखी थी। उसके जिस्म को बुरी तरह झटके लग रहे थे। उसके मुंह से मियाओं की खौफनाक आवाज निकली और वो बेहिस्सो हरकत हो गई। हमलावर औरत ने उसके बाल छोड़ दिए, पलटकर मेरा हाथ पकड़ा, एक झटके से मुझे उठाया और फिर खींचते हुए उस गुफा से बाहर ले गई। मैं अभी तक उसकी सूरत नहीं देख सका था, लेकिन गुफा से बाहर आते ही उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया और मैं उछल पड़ा। वो काशी थी, तलकू कबीले की सरदार। तुम, मैं हकला कर रह गया। तुम बाल बाल बच गए अजनबी, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब होती तो तुम जलकर भस्म हो जाते और किसी को तुम्हारी राख भी नहीं मिलती। मगर वो तो नीलगिरी नहीं थी। काशी ने मेरी बात काट दी। नीलगिरी अब मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में है, इसलिए तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला ने भी इस वक्त काम नहीं किया। वो बेबस और मजबूर थी, सब कुछ देख रही थी। और ये चुड़ैल, वो एक लम्हे को रुकी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। गौतम बोश सबसे ज्यादा तुमसे बहुत ज्यादा खौफज़दा है। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ चंद घंटों का सफर बाकी रह गया है। तुम उसके सर पर पहुंच चुके हो और तुम्हें रोकने के लिए वो अपनी तमाम कुव्वतों को काम में ला रहा है। ये उसका बहुत ही खौफनाक हरबा था। हसीन औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानती हूँ कि औरत के हवाले से तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन तुम्हारे जहन को मुसख्खर कर दिया गया था। तुम्हारे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सलब कर ली गई थी। तुम उसके हुस्न और शबाब के सहर में जकड़ गए थे। तुम सिफली जज्बात के सैलाब में बहने वाले थे।
वो तुम पर गालिब आ रही थी। अगर उसके नापाक होंठ तुम्हारे होंठों को छू जाते तो तुम्हारी रही से मज़ाहमत भी खत्म हो जाती। गौतम बोश तुम्हें इस औरत के जरिए नापाक करना चाहता था। अगर वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब होती तो तुम जलकर राख हो जाते और सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी, झक्कड़ से चल रहे थे। काशी ने ठीक ही कहा था। औरत के मामले में मुझे अपने किरदार पर फख्र था। सिर्फ एक मर्तबा मुझसे गलती हुई थी जिस पर मैं आज तक पछता रहा था। सोनिया के बाद भी कई हसीन से हसीन तन औरतें मेरी जिंदगी में आई थी। रूपमती, बमला और अब धनो कई महीनों से मेरे साथ थी। उसे बिलाशबा दुनिया की हसीन तरीन लड़की कहा जा सकता था। उसके अलावा तलको कबीले में नंग धड़ंग हसीन औरतें मेरे सामने फिरती थीं। काशी उनमें से सबसे ज्यादा हसीन थी। मैं घंटों उसके साथ तन्हाई में बैठा रहता था, लेकिन मेरे जहन में कभी कोई ऐसा नापाक ख्याल कभी नहीं आया था। मगर वो खूबसूरत चुड़ैल मुझे तबाही के दहाने तक ले जाने में कामयाब हो चुकी थी। सिर्फ एक हल्का सा झटका और लगता तो मैं बकौल उसके काशी के हाक हो चुका होता, राख का ढेर बन चुका होता। लेकिन ऐन वक्त पर काशी ने मुझे बचा लिया। और मेरे लिए शदीद हैरत की बात यह थी कि काशी यहाँ तक कैसे पहुंची। मुझे सुबान ने पैगाम दिया था। उसे जैसे मेरा जहन पढ़ लिया। वो तुम्हारी मदद के लिए खुद अंदर नहीं आना चाहता था। इबादत गाह के बाहर भी किसी एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए उसने मुझे पैगाम भेज दिया और मैं बर वक्त यहाँ पहुंच गई। अगर मुझे काशी बोलती रही, लेकिन अब मैं उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। मैं तो हैरत के समुद्र में गौते खा रहा था। काशी की बस्ती यहाँ से कम 2 दिन की मुसाफत पर थी। मैं रास्ते की जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचा था, उसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से था। और काशी कह रही थी कि उसे सुबान का पैगाम मिला था और वो फौरन ही मेरी मदद को पहुंच गई थी। मैं अजीब से चक्रों में फंस गया था। काशी मुझे बुद्धा के मुजस्मे की तरफ ले आई। वो मुजस्मे की तरफ रुक करके दोनों हाथ उठाकर खड़ी हो गई और अजीबोगरीब जुबान में चीख चीख कर कुछ बोलने लगी। उसके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर से दोनों हाथ एक झटके से नीचे गिरा दिए। चलने में बाजू पहलू पर लटकाए खड़ी रही और फिर से आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसके नथनों से खारिज होने वाली भाप साफ नजर आ रही थी। काशी ने एकदम आंखें खोल दी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली, आओ, अब वक्त आ गया है कि हम इस शैतान को इसके हिसार से बाहर निकाल सकें। मैं उसके साथ उसकी तरफ आ गया जहां गौतम बोश आग के हिसार में खड़ा था। उस वक्त मैंने उसकी पहली मर्तबा उस गौतम बोश में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। बालों में छुपे हुए उसके होंठ में पहले से ज्यादा तेजी से हिलने लगे थे और चेहरे पर भी तशवीश के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। इसके सिवा उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो दोनों हाथ जोड़े बदस्तूर एक टांग पर खड़ा था। काशी ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और फिर उसने भी दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और होंठों में कुछ बुड़बुड़ाती हुई वो आग के हिसार के गिर चक्कर लगाने लगी। मैं चलना में उसकी तरफ देखता रहा और फिर मैंने भी अपने अंदर की कुव्वतों को मसरूफ कर दिया और दजानु होकर बैठ गया। मेरे मुंह से बेख्तियार अल्लाह की पुकार उठी और मैं उन्हीं मुकद्दस अल्फाज का विर्द करने लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जाप था। ये लफ्ज़ अल्लाह ही हकीकी ताकत का सरचश्मा था। इसके सामने दुनिया की सारी कुव्वतें हीच थी। मैं आंखें बंद की अल्लाह का विर्द करता रहा। फिजा अचानक ही खौफनाक चीहों और राहों से गूंज उठी। मैंने आंखें खोल दी और एक अजीब मंजर मेरे सामने था। अजीबोगरीब किस्म के महलूक काशी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो वाकई अजीब महलूक थी। ना इंसान ना हैवान, उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। कोई हैवान की तरह 2 टांगों वाला था और किसी का सर जानवर का था। कोई जानवर की तरह छुपाया था लेकिन उसका सर इंसान का था। चेहरों के नक्श बेहद मकरू और खौफनाक थे। किसी का सर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में था और किसी के बाजू बालिश भर से ज्यादा लंबे नहीं थे। किसी के हाथ इतने लंबे कि छत तक पहुंच रहे थे। अगरचे वो सबके सब अजीबुल हलकत थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा नुमाया और एक अलग नजर आ रहा था। वो इंसान की तरह 2 टांगों पर खड़ा था। जिस्म का बालाई हिस्सा किसी छोटे से जानवर की तरह था जो लंबे लंबे स्याह बालों से ढका हुआ था और सर बैल की तरह था, लेकिन आंखें हैरत अंगेज तौर पर छोटी थी, जैसे आंखों की जगह बटन टांग दिए गए हों। टांगे गैर मामूली तौर पर लंबी लेकिन बाजू गैर मामूली तौर पर छोटे थे। मेरा ख्याल था कि उसका कोई भी बाजू 1 फुट से ज्यादा लंबा नहीं होगा। उसका एक बाजू बुरी तरह जला हुआ था और उसकी खाल तो बिल्कुल ही जल चुकी थी और जला हुआ गोश्त देखकर घिन आती थी। उसके सर पर भी बैल की तरह सींग थे। 1-1 फुट लंबे और नकीले ये सींग आगे को निकले हुए थे। ये तमाम हैवान नमा इंसान और इंसान नमा हैवान काशी के आगे पीछे नाच रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इनकी खौफनाक आवाजों से फिजा दहल रही थी, लेकिन काशी के इस्तगराक में कोई फर्क नहीं आया था। वो आंखें बंद की होंठों में कुछ बड़बड़ाती हुई आग के दायरे के गिर चक्कर लगाती रही। लंबे सींगों और बैल वाली शक्ल वाला वही शैतान अचानक ही सामने से काशी पर हमलावर हुआ। वो बड़ी तेजी से काशी की तरफ बढ़ रहा था। मैं अचानक ही अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ उस शैतान के ऊपर जा गिरा। वो मेरे साथ ही गिरा था, लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मुझसे पहले संभल गया। मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई थी।
देखते ही देखते मुझे कई और शैतांगड़ों ने भी घेर लिया। वो कह के लगाते रहे और चीखते चलाते मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपना हिसार नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कोई इंसानों से दो बुदो मुकाबला तो था नहीं जिन्हें मैं मार भगाता। ये तो शैतानी कुव्वतें थी जो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं अपने अंदर की कुव्वत से इन्हें जेर करने की कोशिश करूं। मेरी कोताही से काशी की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो लोग बैक वक्त मुझ पर हमलावर हुए, लेकिन किसी नादीदा दीवार से टकराकर रुक गए। लंबे सींगों वाला शैतांगड़ भी नादीदा दीवार से टकराकर पीछे हट गया। उसके दोनों छोटे छोटे हाथ ऊपर उठा दिए। उसके जले हुए बाजों से पीप और खून के कतरे टपक रहे थे। उसके मुंह से अचानक ही बड़ी खौफनाक चीख निकली और उसके साथ ही उसके मुंह से निकलने वाले शोले मेरी तरफ लपके। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। शोले दीवार से टकराए। जोरदार धमाका हुआ जैसे ताकतवर रॉकेट दार दिए गए हों। कार की दीवार तक लरज उठी जैसे जलजला आ गया हो। मैंने इन्हीं शैतांगड़ों को देखा और मुझे हंसी आ गई। वो उल्टा हुआ हवा में मोलक था, सर नीचे और टांगे ऊपर। वो हाथों को हरकत देते हुए बुरी तरह चीख रहा था और साफ लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे टांगों से पकड़कर उछाल रही हो, झुला रही हो। और फिर वो हवा में उड़ता हुआ कई फुट दूर दीवार से टकराकर भद से नीचे गिरा। मेरी नजरें अचानक ही गौतम बोश की तरफ उठ गई। मैंने पहले ही मर्तबा उसके जिस्म के किसी हिस्से को हरकत करते हुए देखा था। उसकी आंखें खुल गईं। सुर आंखों से बेपनाह कहर टपक रहा था। उसे हाथ सीधा फैला दिया। एक छोटी सी कोरी हंडिया न जाने कहां से उसके हाथ में आ गई। हंडिया के मुंह पर से काला कपड़ा लिपटा हुआ था। गौतम बोश ने हंडिया को अपने चेहरे के सामने किया। उस पर कुछ पड़कर फूंका और उसे पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दिया। हंडिया बंदूक से निकली हुई गोली की तरह मेरी तरफ लपकी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर हाथ सीधा आगे कर दिया। हंडिया मेरे हाथ से टकरा कर रुक गई। मैंने गौतम बोश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत फैल गई। मेरी नजरें फिजा में मोलक हंडिया पर टिक गईं और दूसरे ही लम्हे मैंने हंडिया को पकड़कर पूरी कुव्वत से गौतम बोश की तरफ उछाल दिया। हंडिया जोरदार धमाके से किसी नादीदा दीवार से टकराई। एकदम ऐसा शोर उठा जैसे सैकड़ों बदरूहें रो पड़ी हों। गौतम बोश की आंखों में वहशत बढ़ गई। मैंने अपनी नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। मेरी आंखों से निकलने वाली लहरें नादीदा दीवार से टकराती रहीं और चिंगारियां नीचे गिरती रहीं जैसे लोहे की शीट पर वेल्डिंग करते हुए चिंगारियां गिरती हैं। काशी बदस्तूर अपने अमल में मसरूफ थी। वो गौतम बोश के हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और शैतांगड़े उसे रोकने के लिए बार बार उस पर हमलावर हो रहे थे। लंबे सींगों वाला वो शैतांगड़ एक बार फिर उठकर मुझ पर हमलावर हुआ। इस मर्तबा उसके मुंह से निकलने वाले कई सांप मेरी तरफ लपके थे, लेकिन ये नाग मुझ तक पहुंचने से पहले ही ढेर हो गए। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर जिस जगह नीलगिरी की माला मेरे बदन को छू रही थी, हरारत का एहसास होने लगा। इस इबादतगाह में दाखिल होने की कुछ ही देर के बाद ये माला बिल्कुल ठंडी हो गई थी, जिसका मतलब था कि नीलगिरी को गौतम बोश की कुव्वतों ने मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था। लेकिन अब माला में ये हरारत उसमें जिंदगी की हरारत का पता दे रही थी। मैंने माला को उतारकर हाथ में पकड़ लिया। पहले इसे अपने करीब आने वाले शैतांगड़ों पर कोड़ों की तरह बरसाता रहा। वो माला जिस शैतांगड़ के बदन से छूती वो आग के शोलों में लिपट जाता। लंबे सींगों वाला शैतांगड़ भी माला की जद में आ गया। पहली मर्तबा वो बच गया। दूसरी मर्तबा माला कड़कड़ाती हुई लहर की तरह आसमानी बिजली की तरह उसके जिस्म पर पड़ी तो उसका जिस्म भी आग के शोलों की लपट में आ गया। वो कुछ देर इधर उधर दौड़ता रहा, फिर जमीन के गिर पर तड़पने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली खौफनाक चीखें फिजा को दहला रही थी। आग के शोले पूरी तरह उसे अपनी लपेट में लिए हुए थे। गोश्त जलने की बू से मेरा दिमाग फटने लगा। शोले मान पड़ने लगे और उसके साथ ही शैतांगड़ों की हैयत भी बदलने लगी और बिलाहिर उसने एक बहुत ही मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर ली। वो पंडित धीराज था जिसके करतूतों ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था और उसकी कुव्वतों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो जली हुई लाश की सूरत में मेरे सामने पड़ा हुआ था। गौतम बोश, मैंने योगी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जॉब खत्म करके हिसार से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस पंडित से मुख्तलिफ नहीं होगा। गौतम बोश का चेहरा गजब, कहर और गजब की अलामत बन गया। मैं जानता था इस किस्म के लोग कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। गौतम बोश ने भी अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे उठाकर पटक दिया। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं संगलाख दीवार से टकराऊंगा तो मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी, लेकिन मैं दीवार से टकराने से पहले ही फिजा में मोलक हो गया और पैरों के बल इस तरह जमीन पर गिरा जैसे 8-10 फुट ऊंची दीवार से अजहुद मैंने छलांग लगाई हो। गौतम बोश ने एक बार फिर हाथ सामने को फैला दिए। इस मर्तबा उसके हाथ में एक त्रिशूल नमदार हुआ जिसका दस्ता उसने मुट्ठी में पकड़ लिया और हाथ सर से बुलंद करके मुझसे त्रिशूल से हमला करना चाहा। उसका हाथ तो बड़ी ही तेजी से नीचे आया, मगर 3 कमार से नहीं निकला, यानी त्रिशूल उसके हाथ में ही रहा। गौतम बोश ने एक बार फिर हाथ को जोरदार झटका दिया, लेकिन त्रिशूल इस मर्तबा उसके हाथ में ही रहा। मेरी नजरें उसके हाथ पर मरकूज रहीं। वो बार बार हाथ को झटके दे रहा था, लेकिन त्रिशूल उसके हाथ से नहीं निकल पा रहा था। योगी गौतम बोश का चेहरा खौफ और दहशत से स्याह पड़ने लगा। उसके गिर्द दायरे की आग भी मान बढ़ रही थी।
उसके हिसार में दरारें पड़ चुकी थी। हिसार टूट रहा था। गौतम बोस की कुव्वतें उसका साथ छोड़ रही थी। काशी ने दायरे में कदम रखा तो जैसे जलजला सा आ गया। गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें चारों तरफ से सुनाई देने लगी। गौतम बोस का चेहरा तो बिल्कुल ही स्याह पड़ गया। उसे आखिरी बार मेरी तरफ देखा और मुखालिफ समुद्र में छलांग लगा दी। अजनबी, काशी चीखी, इसे रोको। अगर ये भाग गया तो गजब हो जाएगा। हम सब इस इबादत गाह में दफन हो जाएंगे। गौतम बोस गार की राहदारी में घूम चुका था। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। जब मैं राहदारी में पहुंचा तो गौतम बोस गार के अगले हिस्से में मोड़ के करीब पहुंच गया था। मैंने उसे अपनी नजरों के हिसार में ले लिया। गौतम बोस ने एक बहुत ही भयानक चीख मारी। उसकी चीख से सारी की सारी गार और गुफा गूंज उठी। उसका शरीर एक बहुत बड़े शोले में तब्दील हो गया। वो बुरी तरह चीखने लगा। वो चीखें थी या वही बादलों की गनगरज। उसके साथ ही ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे चट्टानें टूट रही हों, और फिर गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज फिजा में उभरी और गौतम बोस से चंद गज आगे एक बहुत बड़ी चट्टान टूट कर गिरी। उस तरफ आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। गर्दो गुबार ने से बादलों की तरफ फिजा को अपनी लपेट में ले लिया। तारीकी इस कदर गहरी हो गई थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इस तारीकी में वो मुहीब शोला था जो इधर उधर नाचता फिर रहा था। गौतम बोस की भयानक चीखों और बदरूहों के रोने और बैन करने की आवाजें फिजा को दहलाए दे रही थी। गिड़गिड़ाहट और चट्टानों की टूट फूट की मुहीब आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। अजनबी, भागो उस तरफ। काशी की चीखती आवाज सुनाई दी। मैं पीछे को दौड़ा। काशी रास्ते में खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों दौड़ते हुए बुद्धा के मुजस्मे वाले हाल में पहुंच गए। और चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि सामने की चट्टान मुहीब आवाज के साथ चटकने लगी। छत से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। काशी मेरा हाथ पकड़े उसी तरफ दौड़ी। उसे सोचा शायद ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होने से पहले हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमसे चंद गज आगे एक बहुत बड़ा पत्थर छत से टूट कर गिरा। उठने वाले गिरदो गुबार से एक बार फिर गहरी तारीकी छा गई। काशी के हाथ से मेरा हाथ छूट गया। उसकी आवाजें मुख्तलिफ समतों में सुनाई दे रही थी और मुझे पुकार रही थी। जमीन कांप रही थी। किसी जगह पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। मैं कहीं खड़े होने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता। रोने और बैन करने की खौफनाक आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाजें से मैं चौंक गया। गार की छत बैठ रही थी। मैं एक तरफ भागा लेकिन एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा कर गिर गया। मैं उठकर दूसरी तरफ भागा। उधर भी रास्ता बंद था। काशी की चीखती आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। वो मुझे पुकार रही थी। उसकी आवाजें मुझे चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।